वेलकम टू ओली इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट इन प्रूव सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके साथ साथ इस थ्योरम को प्रूव भी करना है। लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स में आएगा तो सिंपल वो स्टेटमेंट पूछेगा सुपरपोजिशन थ्योरम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the value of current flowing in Z1, Z2 and Z3 for the circuit given below। ये आपको सर्किट गिवन है by using the सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज में लेते हुए Z1, Z2, Z3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट भी है, कई बार आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, आए टॉपिक पे। यस, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम यदि न्यूमेरिकल गिवन है और कहाँ आपको कब अप्लाई करना है इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क में क्या क्या देखना है। आपको जो भी गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क होगा उसमें एक तो ये चीज देखनी है कि लीनियर इंपिडेंस कनेक्टेड है ना। क्या बोल रही हूँ, लीनियर इंपिडेंस कनेक्टेड है ना। ठीक है, सेकेंड, वहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सोर्सेज होंगे। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सोर्सेज होंगे। अब इलेक्ट्रिक सोर्सेज की हम बात करें तो वहां पे आपका वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और आपका करंट सोर्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रिक सोर्सेज होते हैं, एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब उस नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा करंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक वोल्टेज सोर्स हो और एक करंट सोर्स हो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का कोई भी नेटवर्क गिवन होगा तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमें अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सोर्सेज है। ठीक है, तो करे स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो वाई वी स्टडी सुपरपोजिशन थ्योरम to solve the electric circuit when two or more energy sources are given. Two and more energy sources are given, then it is used to found, yeah, it is used to find how much current is flowing through a given resistor। ठीक है, आपको जो भी रेजिस्टर या इम्पिडेंस गिवन होंगे उस पर्टिकुलर इम्पिडेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, लीनियर इंपिडेंस कनेक्ट होंगे, दो या दो से ज्यादा एनर्जी सोर्सेस होंगे। ये बात ध्यान रखना बेटा, एनर्जी सोर्सेस मैंने आपको यहाँ पे बोला है, वोल्टेज सोर्सेस भी हो सकता है, करंट सोर्सेस भी हो सकता है। वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स भी हो सकता है, ये भी वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, नाउ अब हम इसके स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। देखो आप डायग्राम में देख भी सकते हो कि यहाँ पर एक ये रहा आपका वोल्टेज सोर्स, एक सेकंड ये रहा आपका वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे दोनों ही लूप के अंदर वोल्टेज सोर्सेज है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन ओनली वर्क्स फॉर द नेटवर्क व्हिच इज मेड अप ऑफ लीनियर इंपेडेंस लाइक Z1, Z2, Z3। ठीक है, सो नाउ अब देखो क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम, क्या है ये तो हमें पता लगे कि कब लगाना है, जब नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज्यादा सोर्सेज होंगे। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्सेज होंगे उससे एक ज्यादा स्टेप में हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। कैसे? जैसे दो इलेक्ट्रिक सोर्सेज है तो इसको सिंप्लीफाई करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 देखो जो भी हम नेटवर्क लेके चल रहे हैं इसमें सबसे पहले हम I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय द लूप एनालिसिस। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कर दिया, I1 I2 कैलकुलेट कर लिया बाय द लूप एनालिसिस। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सोर्स को शॉर्ट करना है यदि आप यहाँ पे करंट सोर्स लेके चल रहे हो तो ओपन कर देना। फिलहाल जो मैंने सर्किट डायग्राम लिया है उसके अंदर मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज लिए हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे E2 को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, E2 को जैसे हमने शॉर्ट करा फिर हम यहाँ पर वैल्यू करंट मेजर करेंगे। क्या? I1 प्राइम हम कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बन गया हमारे पास। शॉर्ट करने का मतलब तो समझते हो ना, मैंने सब सिखाया हुआ है आपको पहले से। ये इस तरह से हमने क्या करा, इसको शॉर्ट कर दिया E2 को। ठीक है, ये रहा Z1, ये रहा Z2 और ये रहा Z3। कितने स्टेप्स होंगे? 3 होंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने दो ही वोल्टेज सोर्सेज कनेक्ट करे हैं। अब जैसे आपने E2 को शॉर्ट करा तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 प्राइम हो रहा है और यहाँ से I2 प्राइम फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इन दिस केस, और यहाँ से कितना जाएगा, I1 प्राइम माइनस I2 प्राइम। सो इन दिस केस हमें फिर I1 प्राइम एंड I2 प्राइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है, जिस तरह से हमने E2 को शॉर्ट करा ना, अब क्या करेंगे, E1 को शॉर्ट कर दो। ठीक है, E1 को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब E1 को शॉर्ट करेंगे तो सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा,
E1 को जैसे ही मैंने शॉर्ट करा, इधर बना रही हूँ मैं सर्किट डायग्राम, ये E1 हटा दिया हमने, ये शॉर्ट कर दिया इसको, तो Z1, यहाँ पे Z3, और यहाँ पे Z2, और यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं वोल्टेज सोर्स गिवन है विच इज E2। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि यार यहाँ से जो करंट है वो I2 डबल प्राइम फ्लो हो रहा है, यहाँ से I1 डबल प्राइम, और इधर कितना जाएगा I2 डबल प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम। तो अब इन दिस केस थर्ड स्टेप में भी हमने क्या करना है, I1 डबल प्राइम और I2 डबल प्राइम कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट्स क्या देखेंगे, ये जो I1 है और I2 है वो एक पर्टिकुलर, जब हम रिप्लेस कर देते हैं उनकी वजह से जो वैल्यूज ऑफ करंट आ रही है उनके सम के बराबर होता है। सम हम ऐड ही करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन हो रहा होगा वहां पे, तो ड्यू टू द डायरेक्शन। ठीक है, लाइक दैट बेटा मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई वन प्राइम इधर आ रहा है और आई टू प्राइम इधर से आ रहा है, तो हम यहाँ पर इन दोनों डायग्राम की वजह से जो करंट आएगा आई वन, उसे हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे आई वन प्राइम माइनस आई वन डबल प्राइम। ऐसे करूंगी तो मैं प्लस ही, लेकिन आई वन डबल प्राइम का डायरेक्शन इधर है और आई वन प्राइम का डायरेक्शन इधर है, दैट्स वाई वो माइनस ऑफ आई वन डबल प्राइम हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ से जो I1 कैलकुलेट करा है और इस तरह से जब हमने सर्किट को शॉर्ट करा है दैट टाइम जो करंट I1 आ रहा है वो सेम आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से जो I2 हमने लूप एनालिसिस से जो I2 कैलकुलेट करा था और E2 और E1 को जब हम शॉर्ट करते हैं दैट टाइम जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है उनके सम के बराबर आ रहा है, इतना सा थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो करें सिंप्लीफाई, ध्यान रखना जितने ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्सेज होंगे एक ज्यादा उससे एक ज्यादा वहां पे स्टेप्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक सोर्सेज है तो हमें यहाँ पे 3 स्टेप में ये डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि इफ अ नेटवर्क ऑफ लीनियर इम्पीडेंस दैट हैव टू एंड मोर इलेक्ट्रिक सोर्सेज then the total current flowing in any part of the circuit is equivalent to sum of currents due to each source acting alone when the other generator are replacing by the internal impedance। समझ आ गया ना, जैसे हम I1 की वजह से कैलकुलेट कर रहे थे तो I2 को हमने शॉर्ट कर दिया, फिर हमने सेकेंड स्टेप में I1 को शॉर्ट कर दिया और I2 की वजह से फिर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, तो क्या करें, सर्किट डायग्राम जो अभी बना रहे थे उसी को कंसिडर कर लेते हैं। दिख रहा है कि आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेती हूँ, अब दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट डायग्राम कंसिडर कर लिया जहाँ पे E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक सोर्सेज है, एनर्जी सोर्सेज है Z1 Z2 और Z3, इम्पिडेंस है Z1 यानी फर्स्ट लूप में से करंट I1 फ्लो हो रहा है, सेकंड वाले लूप में से I2 करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो Z3 इम्पिडेंस है उसमें से I1 प्लस I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इस सर्किट की वजह से हम I1 एंड I2 कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द लूप एनालिसिस। तो अप्लाई कर दो जल्दी से लूप एनालिसिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लूप एनालिसिस में, कहीं बार हमने सिंप्लीफाई करा है। कैसे करना है, लूप एनालिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले लूप वन के लिए केवीएल लगा दो लूप टू के लिए केवीएल लगा दो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वही जेड मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स इक्वल टू ई, मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड मैट्रिक्स मतलब डेल जेड कैलकुलेट करना है। फिर हम यहाँ पे डेल वन इट्स डिवाइड बाय डेल जेड करेंगे तो आई वन आ जाएगा, डेल टू इज डिवाइड बाय डेल जेड करेंगे तो आई टू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें लूप एनालिसिस से बाय आई वन आई टू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखो फाइंड I1 I2 of given circuit by the loop analysis। Here we suppose Z1 Z2 and Z3 are the linear impedance, okay, and the flowing current in the first loop is I1 and I2 is the flowing current in the loop second। So now we calculate value of I1 and I2 by helping the loop analysis। ठीक है, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लूप के लिए केवीएल लगाते हैं। तो करंट इस फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है तो मैं भी इसी डायरेक्शन के अंदर चल रही हूँ। यदि मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी तो माइनस का Z1 I1 माइनस का Z3 I1 प्लस I2। ठीक है, और मैं इधर से जाकर निकली प्लस वाला साइन बाहर आ रहा है तो प्लस का E1 इक्वल टू 0, या फिर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, माइनस का Z1 I1, मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, I3 सॉरी Z3 है बेटा, ये ना Z3 I1 प्लस I2, और इसको मैं इधर लूंगी तो माइनस का E1 आएगा। ठीक है, वो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लेके रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हम I1 के कोफिशिएंट की फॉर्म बात करें तो Z1 Z3 प्लस Z3 I2 इक्वल टू E1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा केवीएल का फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है। देखो आपका भी यही आ रहा है ना, Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2 इक्वल टू E1। सिमिलरली लूप टू के लिए लगाओ, लूप टू के लिए लगा लेते हैं।
लूप 2 में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, बताओ बताओ तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से देखो, ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो हम भी इस डायरेक्शन के अंदर चल लेते हैं। I2, ये डायरेक्शन गलत है ना, इसको इरेज करना। करंट इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, यदि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे I2 Z2 माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस का Z3 और I1 प्लस I2, और हम जा रहे हैं तो बाहर प्लस साइन आ रहा है, तो प्लस का E2 इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, Z3 I1 प्लस I2 मैंने कॉमन लिया, Z2 प्लस Z3 इक्वल टू E2। ठीक है, कॉमन स्टूडेंट सब तो आता है ना आपको केवीएल लगाना। तो इस तरह से हमने अप्लाई करा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी निकल कर आ गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन राइट डाउन करनी है। इक्वेशन 1 और 2 से मैट्रिक्स फॉर्मेशन राइट डाउन करनी है। कैसे करें, ये I1 के कोफिशिएंट हमने लिख लिए, ठीक है, उसके बाद I2 के कोफिशिएंट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। यहाँ पे देखना ये I1, ये बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तभी मैं सोची क्या हो गया। देखो ध्यान रखना, इक्वेशन 1 मैंने नीचे लिख दी है, इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखी है। तो देखो I1 का कोफिशिएंट है Z1 प्लस Z3, और I1 का कोफिशिएंट है यहाँ पे Z3, ठीक है, सही है सही है। I2 का कोफिशिएंट है Z3 और I2 का कोफिशिएंट है Z2 प्लस Z3, I1 I2 और E1 E2। तो इस तरह से हमारे पास Z मैट्रिक्स मिल गया। तो डेल Z निकाल लो। डेल वन क्या होगा, डेल वन हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को ई मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो E1 E2 और इसका डिटरमिनेंट ले लेना, ठीक है, Z3 Z2 प्लस Z3। और डेल टू बताओ, डेल टू के लिए क्या करना होता है, सेकंड वाला जो कॉलम है ई मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है, ठीक है, इसको हमने ई मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब डेल वन पता लग गया, डेल टू पता लग गया, डेल जेड गिवन है, ये रहा, विच इज द Z1 प्लस Z3 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 Z2 प्लस Z3, ठीक है। तो अब हम क्या करें बेटा, I1 निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ डेल वन अपॉन डेल जेड, I2 निकालना है डेल टू अपॉन डेल जेड। जल्दी से निकालो, खुद से निकालो, ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है। इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, आपकी भी यही आएगी। बहुत इजी है डिटरमिनेंट निकालना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। डेल वन कर लेना इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, ये जो है ये वैल्यू आपका डेल जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ डेल वन के लिए हमने जेड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ई मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया और डिटरमिनेंट निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली डेल टू निकाल लिया बेटा, ये रहा आपका डेल टू का वैल्यू, सेकेंड वाला जो कॉलम था ई कॉलम से रिप्लेस कर दिया जेड मैट्रिक्स का, देन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। सो नाउ आई वन क्या होगा, डेल वन अपॉन डेल जेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। इसको आप मोर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। कैसे करा है हमने, बस सेपरेट कर दिया दोनों को, ठीक है। सिमिलरली I2 देखो, ये इक्वेशन नंबर मैंने ए लिखी है, क्यों, बिकॉज हमें आगे काम में आएगी, क्योंकि हमें चेक करना है कि यहाँ से जो I1 आया है, बाद में जब हम एक पर्टिकुलर केवल इलेक्ट्रिक सोर्स से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर हम दोनों का सम करते हैं, तो क्या वैल्यू ऑफ I1 के बराबर ही आएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर ए दिया है मैंने, ठीक है ना। I2 निकाल लोगे डेल टू अपॉन डेल जेड, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, ध्यान रखना है ना, इक्वेशंस का ध्यान रखना। सो नाउ दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सोर्सेज को हमें हटाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो E2 था आपका वोल्टेज सोर्स, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द इंटरनल इम्पिडेंस, या मैं बोल रही हूँ उसको शॉर्ट कर दो, क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट करा है तो आपका सर्किट डायग्राम ये बनेगा, Z1 Z2 Z3, ठीक है, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया इसको, और अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो केवल आपका E1 है, और इसी की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि E1 की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फर्स्ट लूप में I1 प्राइम, ठीक है, सेकेंड वाले लूप में I2 प्राइम। टारगेट क्या है, अब मुझे अगेन I1 प्राइम और I2 प्राइम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें, सिंपल सा यहाँ पे V इक्वल टू आई आर वाला मेथड लगा दो। तो ऑम्स लॉ हमें यहाँ पे लगा V इक्वल टू आई आर। सबसे पहले हम I1 प्राइम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। I1 प्राइम कैसे कैलकुलेट करें, अगेन देखो इधर I कैलकुलेट करना है, V इज डिवाइड बाई R, तो V पता होना चाहिए, तो V तो हमें पता है क्या है, E1, ठीक है। अब R कैलकुलेट करना है, तो R कैसे कैलकुलेट करें, पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की वजह से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, 1/Z2 प्लस 1/Z3। इट मीन मेरे पास आ रहा है बेटा Z3 Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3, दिस इज 1/R प्राइम। सो नाउ R प्राइम क्या हुआ अपना, मतलब इस वाले लूप की वजह से टोटल कितना आ रहा है, Z3 प्लस Z2 अपॉन, सॉरी रिवर्ट करोगे ना, रिवर्ट करोगे तो फिर Z2 Z3 है, हाँ Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ठीक है। अब ये
इससे कनेक्टेड है सीरीज में, तो हमें क्या करना है, Z1 के साथ इसको ऐड करना है, तो प्लस का Z1। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। तो हमारे पास V पता लग गया, R कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है, Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन कितना है ये, Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल हमने ओम्स लॉ अप्लाई करा है, तो I1 प्राइम मेरा निकल कर आ गया। I1 प्राइम कितना आ रहा है, E1 अपॉन दिस। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से। कैसे सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम लेंगे तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चल जाएगी, तो E1 Z2 प्लस Z3। बस एक सिंपल मैथमेटिक हमने अप्लाई करी है। तो I1 प्राइम निकाल लिया, अब I2 प्राइम निकालना है। तो I2 प्राइम कैसे निकाले, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया ना, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो डेल जेड को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डेल जेड से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई भी करा था जेड मैट्रिक्स में। ठीक है, तो E1 प्राइम का वैल्यू आपका ये निकल कर आ रहा है। E2 प्राइम कैलकुलेट करो। E2 प्राइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड क्या बोलता है कि टोटल करंट I1 प्राइम इट्स मल्टीपल अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, विच इज Z3। तो Z3 मल्टीपल I1 प्राइम, और इस वाले लूप में टोटल रेजिस्टेंस विच इज Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, टोटल करंट इट्स मल्टीपल अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। ठीक है, या इम्पिडेंस, इट्स डिवाइड बाय टोटल इम्पिडेंस ऑफ द लूप। क्लियर है, इस वाले लूप की बात करें तो Z2 प्लस Z3। I1 प्राइम हमने अभी इक्वेशन नंबर 5 से कैलकुलेट करा है, वो पुट कर दो, तो I2 प्राइम हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या करें, हम E1 को शॉर्ट कर दो। देखो हमने यहाँ पे E1 को शॉर्ट कर दिया। अब E2 की वजह से दोनों ही लूप के अंदर करंट फ्लो होगा, तो हमने कंसीडर कर लिया कि E2 की वजह से इस वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है विच इज I2 डबल प्राइम, और इसकी वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 डबल प्राइम। टारगेट क्या रहेगा, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम कर लेते हैं जल्दी से। I2 डबल प्राइम कैसे, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, I2 डबल प्राइम V इज बाय R। तो V कितना है, V है हमारा E2, R कैलकुलेट करना है, तो R तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, Z2। ठीक है, प्लस अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन का Z3, तो यहाँ से आएगा अपना Z1 अपॉन Z3 प्लस Z1। ठीक है, अब इसको आप Z2 के साथ ऐड कर दो, तो ये टोटल आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। यस, हमारा भी यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से I2 प्राइम करा, इसको आगे सिंप्लीफाई भी करना है कर लो, इजी सा है। I2 प्राइम ऊपर तो E2, और इसका एलसीएम ले लो ना, Z1 प्लस Z3 इट्स मल्टीपल Z2 प्लस Z1 Z3, और ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो ऊपर चल जाएगा, और हम यहाँ देखेंगे कि जो नीचे वाला टैम है वो अगेन डेल जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो I2 प्राइम हमारा आ रहा है, I2 डबल प्राइम आ रहा है E1 Z1 प्लस Z3 अपॉन डेल जेड। I1 डबल प्राइम कैसे कैलकुलेट करें, डिवीजन रूल लगा दो, करंट डिवीजन लॉ लगा दो। ठीक है, करंट डिवीजन लो से इसको सिंप्लीफाई कर लो, टोटल करंट विच इज द I2 डबल प्राइम है। ठीक है, और अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस विच इज Z3, और इसमें इस वाले लूप के लिए निकालना है, तो टोटल यहाँ पे इम्पिडेंस है Z1 प्लस Z3, तो इट्स डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3। I2 डबल प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो I1 डबल प्राइम हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, स्टेप समझ आने चाहिए, बाकी तो सब बेसिक है, सब बेसिक है। यदि आप शुरू से लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि डिवीजन रूल लगाना मैंने सिखाया है, केवीएल आपको लगाना सिखाया है, लूप एनालिसिस से I1 I2 निकालना सिखाया है। ठीक है, देखो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 6 से हमारे पास ये रहा, I1 डबल प्राइम की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा बेटा, I2 डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, कर लेना अब सिंप्लीफाई। अब थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है इक्वेशन नंबर ए के अकॉर्डिंग I1, और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर बी के अकॉर्डिंग जो I2 की वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या आनी चाहिए। I1 इन दोनों मतलब स्टेप 2 और स्टेप 3 से मैं बोलूँ, स्टेप 1 और स्टेप 2 से बोलूँ, तो I1 प्राइम हमारा इधर जा रहा था, I1 प्राइम का डायरेक्शन ये था, है ना, और I2 प्राइम I1 डबल प्राइम इधर से आ रहा है, तो मतलब I1 सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम होना चाहिए। लास्ट स्टेप क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन Z1 I1 इक्वल टू I1 प्राइम माइनस लगाया है मैंने, देख लो आप क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है I1 डबल प्राइम वाला। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करा तो नोटिस करा है कि क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर ए के बराबर है। सिमिलरली यदि हम बात करें टोटल करंट फ्लोइंग इन Z2,
तो I2 डबल प्राइम माइनस I2, तो वहां पर जो इक्वेशन नंबर बी थी वो इक्वेशन नंबर डी के बराबर आ रही है बाय द इक्वेशन ABCD सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूफ हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम के साथ कि किस तरह सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके हम वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करते हैं कि इम्पीडेंस Z1 Z2 Z3 में से कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।